ठीक है भाई, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर and a concave lens of power 3 diopter are placed in contact. What is the equivalent power of the combination? तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, दोनों को किस में रखा गया बेटा? कॉन्टेक्ट में रखा गया। तो आपको बताना है क्या कि कॉम्बिनेशन का पावर कितना होगा। तो आपने बढ़ रखा है कि जब लेंसेस को कंबाइन में रखते हैं तो पावर क्या होता है बेटा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, है कि नहीं। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर कितना गिवन है हमको? कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर गिवन है वो कितना गिवन है? 4 डायोप्टर। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, है ना, 4 ही लिख रहे हैं, प्लस P2। कॉनकेव का पावर कितना बेटा? 3 डायोप्टर। पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा फाइनली? प्लस 1 डायोप्टर, है ना। तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। सी ऑप्शन करेक्ट है। आ गया समझ? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जिंग लेंस या कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं बेटा? कॉनकेव को? हाँ, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं बेटा, है ना। तो क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेंस के लेफ्ट से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? लेंस की तरफ अप्रोच कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड से। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो आगे जा रहा है। तो इमेज कैसा होना चाहिए, है ना। मतलब बोला गया है कि एंड स्टॉप्स एट द फोकस, ये जाके कहां रुक जाएगा? फोकस पे रुक जाएगा। क्लियर है? फोकस पे जब रुक जाएगा तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा, पता है ना। अब आगे बात करें द इमेज। अब इमेज के जो कैरेक्टर है वो कैसा कैरेक्टर शो करेगा इमेज, ठीक है। क्वेश्चन ये है, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज बताओ कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझो क्या होता है? पता तो होगा ऑल्दो। अब लेंस में क्या होता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर आगे ले जाऊं, 1 सेकंड में कितना आगे जा रहा है? 5 सेंटीमीटर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर आगे गया। और कॉन्वेक्स लेंस में आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा इमेज पीछे आता है आगे जाता है? हाँ, अच्छा आपको ये तो पता है कि पीछे जाएंगे तो क्या होगा इमेज? अरे इधर से देखो ना, इधर राइट साइड बनता है ना इमेज। एक ही केस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इमेज कहां बनता है? फोकस के पीछे। अदरवाइज हमेशा कैसा इमेज बनता है बेटा हमारा? रियल, ठीक है, राइट साइड इमेज बनेगा। तो जैसे जैसे आप पीछे जाओगे इमेज कैसा जाएगा बेटा? इमेज कैसा होगा? इमेज आगे की तरफ आएगा या पीछे की तरफ जाएगा? कैसे से याद है? फोकस पे इन्फिनिटी पे। फोकस से पीछे रखोगे तो 2f से पीछे, 2f पे 2f, 2f से पीछे जाओगे तो इमेज और आगे आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब जैसे आप पीछे जा रहे हो इमेज आगे आ रहा है। कि जैसे जैसे हम लोग कहां जाएंगे पीछे जाते हैं, है ना, इमेज कहां आता है? पास आता है। तो अगर हम आगे जाएंगे तो इमेज कहां जाएगा? पीछे जाएगा। तो इमेज किधर जाना चाहिए बेटा? जैसे हम आगे बढ़ेंगे दूर जाना चाहिए, अवे जाना चाहिए। तो अवे कहां जा रहा है? तीनों केस में अवे जा रहा है ना। ये तो कट गया ऑप्शन, टूवर्ड्स आएगा नहीं। अब आगे अगर बात करूं, दूर तो जा रहा है। अब ये चीज ऑब्जर्व करो कि क्या मैं अगर 5 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो इमेज भी क्या 5 सेंटीमीटर पीछे जाएगा? ये यूनिफॉर्म नहीं होता बेटा कि आप सोच रहे हो कि 5 सेंटीमीटर हम आगे चले गए तो इमेज 5 सेंटीमीटर, नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है, ठीक है ना। तो स्पीड यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि आप 5 जाओगे तो जरूरी नहीं कि इमेज 5 ही पीछे जाए, ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से नहीं होगा। तो स्पीड कैसी हो जाएगी इसकी? नॉन, तो नॉन यूनिफॉर्म से जाएगा, ठीक है ना। तो मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ, अच्छा एक चीज देखो, एक्सेलरेशन का टर्म में दे रखा है, बढ़िया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी सी ऑप्शन। डाउट? श्योर ना? आगे बढ़ा जाए?
गुड, अपने आंसर्स को चेक करते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना गिवन है, √3। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अच्छा, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, 60 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाई, बेहतरीन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है बेटा हमको, √3 गिवन है। सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना, मिनिमम डेविएशन मुझे निकालना ही है, डिवाइड बाई 2। साइन एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 30 आएगा। साइन 30 इधर ले आओ, इधर क्या होगा, साइन 30 इधर आएगा तो 1 बाई, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है ना, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2। अब सुनो क्या होगा, √3/2 यहाँ आया, √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू, साइन 60 डिग्री, तो इसको ऐसा लिखता हूं बेटा मैं, साइन 60 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल एम डिवाइड बाई 2। दोनों साइन फंक्शन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल भी इक्वल होंगे। तो 60 इज इक्वल टू व्हाट, 60 प्लस, अरे 1/2 साइन 30 होता है कदों, इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। अच्छा √3/2 है, हाँ ठीक है, कदे नहीं हो तुम लोग। अब 2 कदे भेज दो, कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल एम, 60 उधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, तो डेल एम कितना आएगा, तो 60 डिग्री हमारा हुआ आंसर। तो मिनिमम डेविएशन कितना होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आ रहा है सबको समझ, कोई डाउट तो नहीं है। इसको लिखना हो तो अपना मैं भेज दूंगा पीडीएफ, इसको लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ इसमें हम लोगों ने क्या करा है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करा है ना। ये सब रे डायग्राम के क्वेश्चन है। अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये आपका है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। अब ये कौन सा ग्राफ होगा, सबसे पहली बात तो बेटा ये याद रखो, ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जितना मैं ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाऊंगा क्या इमेज उतना ही आगे पीछे होगा, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, जरूरी नहीं कि आप 5 सेंटीमीटर आगे जाते हो तो इमेज 5 सेंटीमीटर आगे या पीछे जाए, 5 से ज्यादा भी तो यूनिफॉर्म तो नहीं होने वाला, यूनिफॉर्म तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन पहले ही कट गए। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो होगा तो क्या, नॉन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखते हैं यू और वी में क्या रिलेशन होगा इन दोनों में से। कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम याद हो तो ऑब्जेक्ट जब इनके बीच रहता था तो इमेज कहां बनता था बेटा, याद है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को पीछे लेके आओगे तो इमेज कहां बनेगा, इधर। फिर ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो सी पे रखूंगा तो सी से पीछे लाऊंगा तो जैसे मैं पीछे आ रहा हूं इमेज वैसे कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यू को बढ़ाने से वी क्या हो रहा है, हट रहा है। चेक करो, यू जब पीछे आएगा तो इमेज आगे शिफ्ट हो रहा है ना, तो यू के बढ़ाने से वी डिक्रीज हो रहा है, तो यू इंक्रीज करने से वी डिक्रीज हो रहा है। तो बताओ दोनों में से कौन सा होगा, सी ऑप्शन। जैसे जैसे यू बढ़ रहा है चेक करो, वैसे वैसे वी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है ना ये, तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, इसका ही आंसर होगा। आगे सबको समझ, कोई डाउट है किसी को, श्योर ना, आगे बढ़ सकते हैं बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, एयर वॉल इन वाटर बिहेव्स एज। अच्छा बेटा आपको ये फॉर्मूला लिखवाया गया था लेंस मेकर फॉर्मूला, याद है, 1/f इज इक्वल टू n-1। बहुत बेहतरीन, पढ़ने लगे हो आजकल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लिखता हूँ बेटा मैं, n2 बाई, बेहतरीन, 1/r1 - 1/r2।
अब हम एयर बबल को कहाँ लेके जा रहे हैं बेटा, पानी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो भाई ये पानी है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हमने एक एयर बबल रख दिया। अब एयर बबल का मतलब क्या है, अंदर क्या ट्रैप होगा, एयर, तो अंदर एयर ट्रैप है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, 1 होता है ना, कोई डाउट तो नहीं है। हम लोग हमेशा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ही कंसिडर करते हैं, थोड़ा सा अलग होता है क्या वो। फर्दर बाहर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है जनरली, 1.33। तो यहां पे जो N2 था वो क्या था, N2 ये था, और N1 ये जो N1 है सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो सराउंडिंग मीडियम में वाटर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, N1। तो अगर मैं वैल्यूज यहां पुट करूंगा तो N2 को मैं 1 रखूंगा, N1 को मैं क्या रखूंगा 1.33 और -1। जब इसको माइनस करोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये आंसर किसमें आएगा। देखो एमसीक्यू में यहाँ इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनता है, एयर बबल हो गया, मतलब इस केस में अभी क्वेश्चंस में दूंगा आगे देखना। फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का या कॉनकेव का, कॉनकेव का, तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह। भले ही सरफेस कॉन्वेक्स टाइप दिख रहा है आपको, लेकिन बिहेव कैसे करेगा ये, कॉनकेव। लाइट जाएगा तो ये कन्वर्स करेगा डाइवर्स करेगा, कॉनकेव डाइवर्स करता है हमेशा, ठीक है, लाइट को तो डाइवर्स करेगा, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, कॉनकेव लेंस, सी ऑप्शन याद रहेगा। और एक बेस्ट तरीका है, साइड में कहीं लिख लो चाहो तो, कि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है सराउंडिंग मीडियम से, अगर एन का है लो है ना सराउंडिंग मीडियम से, इसका मतलब क्या है, वो बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह। वहीं अगर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा वो कैसे बिहेव करता, कॉन्वेक्स की तरफ। आ गया समझ, याद रखना बेटा। आगे अगर नहीं दिख रहा तो पीछे चले जाओ, कल साइड पे चले जाओ ना, दिख रहा है, आगे बढ़ सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर, हटा तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a ray of light passes from glass to water, the value of critical angle of glass is, क्रिटिकल एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला याद है क्या था, n इज इक्वल टू 1/n था ना, आई थिंक, सॉरी हाँ n ही था, n इज इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स में था, 1/, अच्छा ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/sin, अच्छा इस IC को मैं C लिख दूं, है ना, कंसीडर करते C। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, 1/sin C होता है बेटा ये। अब ये N21 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू 1/sin C। N2 क्या होगा, N2 क्या होगा, N2 a ray of light passes from glass, ग्लास से पास हो रहा है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज, अच्छा सॉरी यहां से पास हो रहा है, एयर में जा रहा है, तो हमेशा N1 ऊपर वाला था, N2 ग्लास का, डेरिवेशन में याद हो तो करवाया था, तो N2 कितना हो जाएगा, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा इसका 1. N1 कितना है, सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा, अच्छा वाटर है, अबे ध्यान नहीं दिया, आप करें, ऊपर तो ग्लास है ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5, N1 कितना है 1. इज इक्वल टू 1/sin C, डाउट तो नहीं है। अब sin C को उधर ले आओ, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दो, तो sin C इज इक्वल टू व्हाट, 1.33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.5 इधर डिवाइड में दें, साइन को उधर भेज दो बेटा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1.33 डिवाइड बाय 1. एग्जाम में अगर इसकी वैल्यू गिवन हो तो सॉल्व करना, आगे एंगल निकालना है, अदरवाइज यहीं पे क्विट करना है। डाउट श्योर ना, आगे बेटा समझ, ठीक।
हाँ कौन सा? दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। जब भी देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां जाएगा, रेयर मीडियम। तो इनमें डेंसर कौन सा है, ग्लास, और रेयर कौन सा है, क्योंकि डेंसर मीडियम ग्लास ज्यादा है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमेशा लाइट डेंसर से रेयर जाएगा, और डेंसर वाले को N2 ही किया था हम लोगों ने डेरिवेशन में, याद हो तो डेंसर वाले में ना N2 ही रखना है जो भी डेंसर मीडियम होगा, और रेयर में N1 ही रखना है। कोई डाउट तो नहीं है? शाबाश, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ नॉर्मल विजन रिलैक्स्ड आई विल बी। लेंथ ऑफ द ट्यूब की बात कर रहा है। टेलीस्कोप में ये कौन ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आई पीस, इनके बीच का डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है। किसके लिए बोला गया है? रिलैक्स्ड आई वाला केस क्या था बेटा, इमेज कहां बनेगा फाइनल, इंफिनिटी पे, लीस्ट डिस्टेंस पे नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा गया है, तो इमेज भी कहां बनेगा, इसके फोकस पे F0। और फाइनल इमेज भी इंफिनिटी बन रहा है, तो इसका जो इमेज है वो उसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को भी फोकस पे रखना पड़ेगा ना इसके, ताकि इमेज कहां बन जाए, इंफिनिटी पे। तो ये जो पॉइंट होगा वो FE भी होगा। तो मैंने आपको बताया भी था, F0 और FE कोइंसाइड करते हैं किसके केस में, रिलैक्स्ड आई वाले केस में। तो जो लेंथ ऑफ द ट्यूब आता है, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ F0 है, और ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ FE है। तो F0 प्लस FE कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात है कि लेंथ है तो निगेटिव में लेना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिज्म। A prism has a refractive index, refractive angle of 60 degree when a light is incident at 50 degree। तो जब लाइट कितने एंगल पे इंसिडेंट किया गया, 50 डिग्री। रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री का मतलब हमें क्या गिवन है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म बताया था। रिफ्रैक्टिव जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अब when light is incident at 50 degree, the minimum deviation is obtained। मिनिमम डेविएशन निकालना है आपको, सॉरी हाँ मिनिमम डेविएशन, डेल हम आपको निकालना, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन का केस क्या था, आई प्लस ई माइनस, अच्छा ई और आई दोनों क्या होते हैं आपस में बेटा, बराबर होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। और क्या होता है बराबर, R1 R2 के बराबर होता है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को यहाँ पे, तो जहां ई है वहां पर मैं आई लिख सकता हूं माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, आई प्लस आई माइनस है। तो 2 इंटू आई, आई क्या था बेटा 50 डिग्री, माइनस ए कितना है 60, 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। क्या आंसर है इसका, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आप, श्योर ना, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अब, 9। अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस T। प्लेन ग्लास स्लैब बेटा, इसकी थिकनेस कितनी है, T थिकनेस है। अब यहां से जो लाइट पास हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है इसका बेटा 1.5। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे विल बी। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल हमें निकालना है। अच्छा ये बताओ, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, जहां लाइट इंसिडेंट होगा वहां क्या बनेगा बेटा, एक नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगा बेटा, रेयर से कहां आ रहा है वो, डेंसर, इट बेंड टुवर्ड्स दी, अंदर की तरफ बेंड होगा थोड़ा। इसके बाद अगेन इस पॉइंट पे क्या होगा, एक नॉर्मल। अब लाइट को कैसे जाना चाहिए बेटा, अब डेंसर से रेयर तो मूव्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ऐसा ही केस था। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं इसका ओरिजिनल पाथ ड्रॉ करता तो ओरिजिनल पाथ कैसा होता कुछ,
देखना लाइन सीधी है पीछे से। अब ठीक है, अब ये है एमर्जेंट रे। तो हमने पढ़ रखा था कि एमर्जेंट रे किसके पैरेलल होता है हमेशा, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों आपस में क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0, कोई एंगल ही नहीं होगा दोनों के बीच। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दोनों पैरेलल है ना, तो इनके बीच कोई एंगल फॉर्म होगा, कितना एंगल होगा इनके बीच का, तो क्या ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। आगे समझ, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of lens. Focal length will be, तो आंसर बताएगा जो करके लाया हो, इन्फिनिटी, सवास इन्फिनिटी होगा। देख लो, एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास बेटा, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, लेंस मेकर n2 बाई -1 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इस लेंस को जिस लिक्विड में डाला गया बेटा, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। तो अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं 1.5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी कितना होगा इनटू दिस, ये कट के कितना आएगा, 1 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1/f किसके बराबर, रेसिप्रोकल कर दो, f कितना हो जाएगा, 0 के नीचे 1 है, मान लो 1/0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, तो कैसा बिहेव करेगा वो, बिहेव कैसा करेगा, हाँ ट्रांसपेरेंट तो लेंस भी होता है भाई, एक तो इनविजिबल हो जाएगा, अब बिहेव कैसे करेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, उसके होने ना होने से कोई फर्क, रिफ्रैक्शन होगा ही, क्यों नहीं होगा रिफ्रैक्शन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सेम होता है तो लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, तो बेटा रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, काम कर, ठीक है, इनविजिबल हो जाएगा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो। आया समझ, गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एयर बोल रहा है बता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, 3/2, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं है, वैक्यूम है बेटा, ये इस गधे के चक्कर में हो गया गलती, 4/3। अब इसने बोला आपसे द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज है ना ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ, ये रेशियो आपको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, या ऐसा देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, Ng बाई, क्योंकि हमने पढ़ रखा है N21 क्या होता है, N2 बाई पढ़ा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बहुत बढ़िया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को क्या लिखता हूं बेटा, n इज इक्वल टू क्या था, C/V, वेलोसिटी इन, भाई n इज इक्वल टू पढ़ रखा है ना C/V, पुट कर सकता हूं, बेहतरीन, और C बाई वेलोसिटी कैंसल आउट, क्या आएगा, VW बाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं VW बाई VG, NG क्या है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कितना है, NG कितना गिवन है 3/2, और NW कितना है 4/3, कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गए 9/8, VW बाई VG, हमें क्या निकालना था, VG बाई VW, रेसिप्रोकल कर दो, तो VG बाई VW कितना होगा 8/9, रेशियो कितना हो जाएगा 8:9, सी ऑप्शन करेक्ट है, डाउट बेटा, ऐसे बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे भी कर रहे हो वहां पे भी करोगे ही, थोड़ा सा ध्यान दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, डन ना, आगे बढ़े, गुड। सो इसके बाद हम
आगे बात करेंगे। अरे लिख लियो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बोला ना, क्यों टेंशन ले रहा है, जहां तक सेव होगा भेज दूंगा। आगे, अच्छा इसका आंसर आप वैसे बताओ रफली, जल्दी से, क्या होना चाहिए? हाँ, ए, ठीक है, ए होगा। भाई मैंने घर से करने के लिए दिया था ये आपको, अब क्वेश्चन पढ़ के आए होगे ऑल दो, नहीं आया तो देखो भाई। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। यू और वी के बीच रिलेशन क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स में भी हमने पढ़ा था, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, इमेज कहाँ बनेगा? आगे आएगा पीछे आएगा? ऑब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, इमेज कहाँ शिफ्ट होगा? आगे की तरफ। तो यू बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वी डिक्रीज होगा। तो यू इंक्रीज करने से वी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अभी आ रहा हूँ, तो यू इंक्रीज करने से वी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब दूसरी बात, यूनिफॉर्म रेट से होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा? तो लाइन सीधी बनेगी, कर्व्ड? कर्व बनेगी। तो दो कर्व है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अच्छा दोनों ही केस में चेक करो, यू बढ़ाने से वी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन यहाँ साइन कन्वेंशन का भी रोल प्ले होगा। क्या? ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? और इमेज तो पॉजिटिव रहेगा, राइट साइड बनता है प्रेडोमिनेंटली, है ना, एक केस को छोड़ के। तो इस केस में क्या हुआ भाई? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर नेगेटिव है और इमेज तो ऊपर रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा इमेज डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? इसलिए ये ऑप्शन। आ रहा है समझ? कोई डाउट तो नहीं है? गुड, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट बात करें, व्हाट शुड बी इंक्रीज टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या था? 1 प्लस सिंपल माइक्रोस्कोप, यही था, एफ ई बाई डी था। फॉर्मूला तो कम से कम याद रख लो, गलत लिख दूंगा। यही था पक्का? सुनो, क्या क्या चेंज करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए उसके लिए? आपको इसको एम को क्या करना है? बढ़ाना है ना? पावर ऑफ द लेंस, पावर बढ़ाओगे? हाँ, ये आंसर होगा, क्योंकि इसको लिखते हैं बेटा 1 प्लस डी, 1 अपॉन एफ क्या हो जाएगा? पावर ऑफ आई पीस। पावर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैग्निफिकेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब समझते हो? हाँ, दोनों तरफ से रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। अब ऑफ फोकल लेंथ एफ एंड पावर पी। ऐसा पावर वाले को भी हटा देना बेटा, ये पावर वाला जो पार्ट है ना, इसको भी हम लोग आगे एक क्वेश्चन नया डाल दिया मैंने इसमें, है ना, पावर अभी हटा दो। ठीक है ना? अभी सिर्फ बात करेंगे इसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ वाला ऑप्शन दे दिया मैंने, पावर वाला आगे दे दूंगा। अब इसको कट कर दिया गया बेटा, वर्टिकली इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है ना? इसको कट कर दिया गया, ऐसे कट करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा मिलेगा आपको सिर्फ, है ना, प्लेनो, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स कहते हैं बेटा। अब व्हाट इज दी फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ईच ऑफ? फोकल लेंथ और पावर हमें निकालना है। ठीक है, इधर वाले का भी और इधर वाले का भी, दोनों सेम ही होगा। अच्छा आ जाओ बेटा, इनिशियल फोकल लेंथ क्या था? इनिशियल फोकल लेंथ की बात करूंगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n-1। अच्छा r1 हमारा r ही होगा, इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो r1 r है, और r2 कितना हो जाएगा? -r। क्यों? इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो तो लेफ्ट साइड बनेगा ना, नेगेटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? राइट साइड। क्या होगा वो? बहुत बेहतरीन, क्लियर है? तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2/r, n-1 इंटू 2/r। इसको इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करते हैं बेटा? सिर्फ एमसीक्यू की तरह ट्रीट मत करना, सेक्शन बी सेक्शन सी से भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इन टॉपिक्स के ऊपर। दूसरी बात, अब काटने के बाद फोकल लेंथ कितना होगा? लेट्स से f डैश, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या प्रिज्म, सॉरी, लेंस का चेंज होगा? नहीं, मटेरियल तो वही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा। 1/r1 कितना है? तो r ही रहेगा, -1/r2
R2 ये प्लेन हो गया ना, प्लेन सरफेस हो गया, और प्लेन सरफेस का क्या होता है फोकल लेंथ, इन्फिनिटी, तो जाएगा समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 1/f' कितना होगा, n-1 इंटू 1/r, इक्वेशन नंबर, अब फर्स्ट को डिवाइड कर दो किससे बेटा, सेकंड से, तो 1/f डिवाइड बाई 1/f' इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 2/r डिवाइड बाई n-1 इंटू n1 से गया, r से r गया, रेसिप्रोकल होगा f' ऊपर f, क्या हो जाएगा 2, है ना, इस f को उधर भेज दूं, f' कितना हो गया 2f, मतलब जो बाद वाला फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले के डबल, ट्वाइस हो गया। अब पावर की बात करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगा, अब वो अगला वाला क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा, पावर क्या हो जाएगा इसका, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम क्या लिखेंगे 1/f को ही p लिखेंगे ना सीधा, जब डिवाइड करोगे तो ये p/p आएगा, तो वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, कर लेना आप सेल्फ, डन ना, कोई डाउट तो नहीं है, शाबाश, आगे बढ़ू, नेक्स्ट, वेना क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये, हाँ 14 पे है वो भी, 15 पे, वेन अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास, पावर कितना रहेगा बेटा, और लेंस कौन सा है, पावर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बहुत बेहतरीन, पावर है प्लस का 5 डायोप्टर कॉन्वेक्स का, आगे बिहेव्स एज अ डाइवर्जेंट लेंस, कॉन्वेक्स कैसा बिहेव कर रहा है, कॉन्वेक्स होना चाहिए कन्वर्जिंग, बट कर क्या रहा है, तो इसका मतलब कि जिस पे डिप किया गया होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इस लेंस को मैंने एक लिक्विड में डाला, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, इसका फोकल लेंथ कितना था बेटा इनिशियली 100 सेंटीमीटर, हाँ इनिशियल फोकल लेंथ कितना था बेटा 100 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, ठीक है ना, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या n1, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डाउट तो नहीं है, हाँ इनिशियल है, जब ये बाहर था, इनिशियल तो है, पढ़ ले व्हेन थिन कन्वेक्शन ग्लास, अच्छा ये इनिशियल नहीं है बेटा, ये फाइनल है, f' मान लेते हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड का हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ध्यान नहीं दिया, तो फोकल लेंथ बेटा पानी में डिप करने के या लिक्विड में डिप करने के बाद आया है, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, तो इनिशियल केस में फोकल लेंथ कितना होगा, पावर दे रखा है, पावर क्या है बेटा ऊपर, ठीक है 5 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भाई, p इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, तो f कितना हो जाएगा 1/p, p कितना है 5, कितना आएगा फोकल लेंथ 1/5 कितना आएगा 0.2 मीटर में आएगा ये, क्योंकि पावर डायोप्टर में ना फोकल लेंथ मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, फोकल लेंथ आ गया, अब सुनो फॉर्मूला क्या है फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल टू n-1, n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, गिवन है नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी लिखता हूँ, ग्लास है ना, लेंस को मैंने ग्लास जी लिख दिया, Ng-1 और 1/r1, r1 कितना हो जाएगा, अच्छा इसको r1 को आई रखो, r2 को, डाउट तो नहीं है, इक्वेशन नंबर क्या कंसीडर करेंगे इसको फर्स्ट, सिर्फ एमसीक्यू तरह ट्रीट मत करना है, पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अब आगे, अब पानी में डिप करने के बाद क्या होगा बेटा, अच्छा मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, ये Ng ना लिख के इसको क्या लिखा बेटा n, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया है n2 ही रखते हैं, ठीक है, अब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा पानी में डिप करने के बाद 1/f' कितना आया 100, और ये f कितना आया था, तो 1/f' कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्यों, क्योंकि उसको आपने पानी में डाल दिया ना, सॉरी लिक्विड में, तो ये क्या हो जाएगा n2 क्या होगा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
N1 क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, -1 इंटू 1/। अच्छा, जब लिक्विड को डिप करते हो तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगा? लेंस का शेप और साइज चेंज तो होने वाला है नहीं, तो आर चेंज नहीं होने वाला है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे बेटा, सेकंड। अब दोनों क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 1/100 डिवाइड बाई 1/20, कितना आएगा ये, क्या बेटा गलती से लग गया, N2 यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आएगा N2 माइनस N1 अपॉन में N1 इंटू 1/R1 माइनस डिवाइड बाई N2 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस, कैंसिल आउट हो गया, कितना बढ़ जाएगा ये 5 बार, तो 1/5 इज इक्वल टू, गिवन क्या आपको, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता है क्या होता है 1.5, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकता हूँ N2 कितना है 1.5 माइनस N1 डिवाइड बाई N1, है ना, बाय 1.5 में से 1 गया तो कितना आएगा 0.5। सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपका N1 आ जाएगा, कर लोगे ना सॉल्व, किसी ने किया इसको पहले, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो चेंज क्यों होगा बेटा, हाँ फोकल लेंथ चेंज होता है, फोकल लेंथ डिपेंड कर रहा है ना किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स है ना, उसका रेडियस प्रैक्टिकली लेंस का वो कहाँ चेंज होने वाला है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कब चेंज होता है, जब इसका शेप और साइज क्या हो, चेंज हो, समझे। किसने सॉल्व किया इसको, क्या आंसर आया 5/3 आ रहा है, इसी सॉल्व किया ना इसी, 5/3 होगा सॉल्व करने के बाद इसको, ठीक है बेटा, डन ना, आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफ्रैक्शन इंडेक्स गिवन नहीं है तो हमें पता है, एयर का नहीं गिवन होता है, हमेशा 1 ही रखते हैं, अब यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमें निकालना है N1, तो निकालें कैसे, N2 हमें पता है ग्लास का 1.5 है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वाटर का, ग्लास का, ठीक है, और एयर का, ये तीनों तो याद ही रखना है, डन ना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है बेटा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कॉन्वेक्स लेंस का में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, कितना गिवन है बेटा 1.5, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ, कॉन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगा, द लेंस इज इमर्स्ड इन अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ये कर लेना सेल्फ, वैसे ही क्वेश्चन है अभी जो इससे पहले जो किया, भाई फोकल लेंथ दे रखा है आपको लेंस का, अब इसको कहां डाला गया, वाटर में डाला गया, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 फोकल लेंथ निकालना है, एफ डैश कितना होगा, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना चेंज इन फोकल लेंथ है, सिर्फ फोकल लेंथ नहीं, ठीक है, वही सेम पहला वाला केस 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, यहां से 1/f डैश, यहाँ पे अब फोकल लेंथ चेंज हुआ है, क्यों हुआ है चेंज बेटा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो यहाँ क्या आएगा N2 अपॉन N2 क्या होता है, जिस लेंस को आप डाल रहे हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वो N1, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग मीडियम में कौन आ गया, अब वाटर आ गया, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/, ये फर्स्ट हो गया, ये डिवाइड कर लोगे दोनों को, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डैश अपॉन 20 कितना आएगा बेटा, ये 0.5 हो गया, एलसीएम लोगे तो 1.5 माइनस 1.33 डिवाइड बाय 1.33, सॉल्व कर देना बेटा, एफ डैश आ जाएगा, डन, श्योर ना, आगे बढ़ू, गुड, नेक्स्ट, refractive index of an equilateral prism when light is incident at grazing incidence and emerges at, ठीक है, देखो बेटा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है प्रिज्म का, कितना गिवन है
अच्छा निकालना ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, ठीक है। इक्विलेटरल प्रिज्म में तो हमें क्या पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, 60 डिग्री होगा, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बोला गया है कि लाइट जब इंसिडेंट हुआ, एमर्ज एट ग्रेजिंग एमरजेंस। ग्रेजिंग समझते हो बेटा, क्या होता है, सरफेस से जस्ट होते हुए बाहर निकलेगा। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, सरफेस से होते हुए बाहर निकलेगा। जब यहाँ पे नॉर्मल डालते हो आप, तो ये एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं, डाउट तो नहीं है, गुड। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है, 90 डिग्री। और इंसिडेंट रे भी क्या है, चेक करना जरा, कहाँ गया, इंसिडेंट एंड ग्रेजिंग इंसिडेंट। इंसिडेंट भी कैसे हुआ है, ग्रेजिंग इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, है ना, तो डाउट तो नहीं है। और आई और ई दोनों क्या है आपस में, तो कौन सा डेविएशन होगा, मिनिमम डेविएशन होगा। तो ये हमारा यहाँ पे R1 था, याद हो, तो ये क्या था बेटा, R2 था। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2। और मिनिमम डेविएशन में R1 R2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो दोनों को यार कंसिडर कर लूं। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60, तो 60 इज इक्वल टू 2R, कितना हो जाएगा 30, तो R कितना हो जाएगा 30 डिग्री, R आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम डेविएशन के केस में क्या था, साइन A प्लस डेल M डिवाइड बाई 2 साइन A बाई, तो डाउट है, गुड। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, अच्छा मिनिमम डेविएशन गिवन है, एक सेकेंड, ऐसा निकाल लो, ठीक है, इसको ना लगा के ये निकाल लो, वही साइन आई वही साइन आर से निकालो, सही बोल रही। बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू बाहर वाले का साइन इज इक्वल टू अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू, बताया था स्नेल्स लॉ, साइन कितना डिग्री है ये 90, इंटू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बाहर कुछ भी नहीं है तो भाई एयर ही होगा, हमें से ध्यान रखना है। अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, निकालना ही है, इंटू साइन अंदर वाले का एंगल कितना है ये 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 91 है, 1 इज इक्वल टू n इंटू 1/2, 2 को इधर भेज देंगे बेटा, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, क्लियर है। मैंने वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि वहां पे डेल मिनिमम गिवन नहीं था, इसलिए उसको यूज नहीं किया गया। आ रहा है, कोई डाउट है किसी को, श्योर ना। टोटल कितने क्वेश्चन है, 64 है, अभी 64 क्वेश्चन है, वो भी करवाएंगे और आगे वाली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा चला अभी, हाँ सिर्फ एमसीक्यू खत्म करेंगे आज, है ना, हो जाएगा आधे घंटे में। अब बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्केव लेंस ऑफ पावर कर लोगे ना, ये पावर वाला क्वेश्चन, पावर क्या होना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए ना, जब कट करेंगे तो वहां पे बता दिया था। आंसर कितना आएगा इसका, P/2 हो जाएगा, गुड। आगे बढ़ू, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास प्रिज्म एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एमर्स कितना कर रहा है बेटा 30 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है 30 डिग्री विद इट्स इनिशियल इंसिडेंट डायरेक्शन। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री देन, हाँ बोला कुछ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगा बेटा, इनकरेक्ट होगा, ठीक है। देखो एक कॉमन सेंस देखो जरा क्या है, क्या हुआ, आपसे बोला गया कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 होना चाहिए, और द मिनिमम द इंसिडेंट अंडर को मिनिमम डेविएशन होना चाहिए, R1 इज इक्वल टू R2। अच्छा R1 R2 के बराबर कब होगा, जब आई और, जब कुछ क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन के हो जाएंगे, आराम सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। जब R1 R2 के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या है, IE के बराबर होना चाहिए, क्या IE के बराबर है, नहीं, तो R1 R2 के बराबर, तो क्या मिनिमम डेविएशन होगा, इनकरेक्ट क्या होगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, यही उसने बोला कि यहाँ पे मिनिमम डेविएशन होगा, द लाइट अंडरगोज मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन नहीं होगा, क्या रीजन है,
क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात, डन। तो सॉल्यूशन चाहते तो कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले चेक करेंगे, √3 आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको सॉल्व करके। तो एमसीक्यू है, थोड़ा सा ध्यान से, है ना, टाइम बचाओ अपना, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो जगह ही नहीं है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइम वेस्ट करने वाले आते हैं जिसमें टाइम लग जाता है फालतू का। क्वेश्चन है कि अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर। अच्छा ठीक है, वही सेम केस आ गया, इसको डिप किया गया है ना, एक को दूसरे के अंदर डाला गया और फिर देखा गया कि वो कैसा बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, है ना, क्वेश्चन आपका ये। तो सबसे पहले मैं बात करूं ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर, कहां डाला गया बेटा, ऑयल को डाला गया किसमें, वाटर में डाला गया, वाटर में ऑयल को डाला गया, और ड्रॉप ऑफ ऑयल इन वाटर और इन ग्लास, ऑयल को किसमें डाला गया है, ग्लास में भी डाला गया है। दोनों ही केस में क्या करेगा वो, कन्वर्जेंट होगा क्या। अब ये आंसर भी करो, स्टेटमेंट भी चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज मतलब कौन सा कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा। तो सराउंडिंग ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4 है ना, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, सराउंडिंग में पानी है ना 1.3। तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ज्यादा है कम है, कम है भाई, क्या है, अच्छा ग्लास, ग्लास दे रखा है दूसरे वाले का, ध्यान नहीं दिया, ठीक है, हाँ दूसरे वाले का ग्लास। तो दोनों ही केस में सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा, इसमें तो ज्यादा है और इसमें क्या है कम है। तो क्या करना चाहिए बेटा, पहले वाला क्या करना चाहिए, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो कैसा बिहेव करता है, कौन अंदर का ज्यादा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स, और ये कैसा बिहेव करेगा, क्यों अभी लिखवाया था, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा हो अंदर वाले का जब कम होगा ना वो डाइवर्जेंट होता है बेटा, मतलब कि कॉनकेव होता है। तो एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है ना, दोनों ही इसमें बोला है क्या होना चाहिए, बोथ कन्वर्जेंट लेंस, नहीं दोनों कन्वर्जेंट नहीं होगा, आ रहा है समझ। दूसरा केस क्या है, अच्छा इसमें पढ़ते रहना स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, वन तो करेक्ट है नहीं, तो वन भी हट गया, सी और ए और सी तो हट गया, क्या बच गया बी और डी में, है ना। आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्या है हमारा, हर चेक करें सीधा, अरे वो तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन मुझे समझाना भी तो पड़ेगा तुम लोगों को, बताने को तो मैं बता दूं, ठीक है बेटा ये हो गया ये आंसर है, चलो अब सीधा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ही करेक्ट है क्या, अच्छा इसमें दो ऑप्शन है ना, दो दो चीज करेक्ट है, हाँ यार सही बोल रहा है, कॉमन सेंस सही लगा लिया, यहाँ पे भी सेकंड है, यहाँ पे भी क्या है, मैंने ढंग से कैच नहीं किया उसको, यहाँ पे भी सेकंड है यहाँ पे भी सेकंड है, तो सेकंड तो करेक्ट होगा, ठीक है, कायदा ये कहता है। अब थर्ड या फोर्थ में चेक कर लो, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, थर्ड या फोर्थ में चेक कर लो, है ना, कोई थर्ड चेक कर लेते हैं, जो थर्ड नहीं होगा तो फोर्थ होगा, थर्ड चेक करो सीधा, एन एयर बबल इन वाटर, एयर बबल इन वाटर, तो एयर बबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, एयर का 1 पॉइंट, अच्छा सॉरी 1.1 मान लो सीधा 001, और बाहर वाले का वाटर है 1. तो कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग लिखा है ना, डाइवर्जेंट तो है, ये तो सही हो गया। अब इसकी बारी, एंड वाटर बबल इन ग्लास, वाटर बबल इन ग्लास, तो वाटर बबल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, डाइवर्जेंट, तो ये ऑप्शन क्या है करेक्ट, थर्ड सही है ना। तो अगर थर्ड सही है तो सेकंड भी क्या होगा, सही होगा, चेक कर लेना अपने घर पे, तो सेकंड है ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ नहीं होगा इसका मतलब, आया समझ, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े, गुड। नेक्स्ट 20 तक पहुंच गए, नहीं पहुंचे, 21 हो रहा है, 22 है, हाँ तो बस खत्म हो जाए। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, बोर तो नहीं हो रहे, हो जाओ क्या फर्क पड़ रहा है, पढ़ना तो यही तुम लोगों को, रो धो के पढ़ो, कैसे पढ़ो, साइंस लिया है। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म, तो राइट एंगल, अच्छा आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब समझ रहे हो,
और राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए बेटा? 45। और ये भी कितना होना चाहिए भाई? जिनको नहीं बताओ, पता है ना कैसे आया 45? आइसोसेलेस का मतलब दोनों एंगल बराबर होगा, इसको x कंसीडर करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, और ये 90 है, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, वहां से x निकालोगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना क्या बेटा? TIR हो रहा है क्या अंदर? चेक करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, चेक करना। राइट टकरा के बाउंस बैक हो रहा है ना सेम मीडियम में, तो TIR होने का मतलब क्या है? हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम TIR का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स TIR के लिए? 1/sin c। हाँ, डाउट तो नहीं है? अब एक काम करेंगे, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो या तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, या तो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हम लोग ज्यादा ही लेंगे ना। फिर इस केस में देखो जरा, ये नॉर्मल है हमारा, है ना, ये क्या है हमारा, यहाँ पे नॉर्मल होगा ना, ये 45 डिग्री है, 90 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बताएगा बेटा कितना है भाई? ये एंगल भी कितना डिग्री होगा, क्योंकि लाइन सीधा आ रहा है ना, परपेंडिकुलर है। 90 या 45, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, 45। ठीक है, तो ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? ये क्रिटिकल एंगल हो गया, तो उससे ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, लाइट सरफेस से होते हुए बाहर आना चाहिए, तो ये एंगल हल्का सा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा ही होने वाला है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल एंगल यूज कर लेंगे। ठीक, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही होगा, तो उससे क्या होगा, अलग होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो n कितना है बेटा निकालना है? 1/sin, क्रिटिकल एंगल कितना है बेटा? 45। कितना होगा sin 45? 1/√2। कितना आ जाएगा ये? √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा बेटा इसका? √2 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर। नेक्स्ट हम देखें, देखो लाइट रे इंसिडेंट हुआ, लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, ये लाइट ऊपर जाएगा, तो उसने बोला कि इस θ1 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि लाइट थर्ड मीडियम में जाए ही ना, मतलब थर्ड मीडियम से ही क्या हो जाए, बाउंस बैक का मतलब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, तो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगा, चलो ऊपर चला भी गया, हार्ट पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। भाई पीटूंगा तेरे को, फिर बोलेगी। तो अच्छा, थर्ड मीडियम में जाएगा नहीं, इसका क्या मतलब है कि आर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्या था उससे, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो ये θ1 है बेटा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कंसीडर करता हूँ, क्या थीटा, इसको मैं θ2 कंसीडर कर लेता हूँ, और इसको मैं θ3 कर सकता हूँ कंसीडर। ये θ1 है, इसको θ2 कंसीडर कर रहा हूँ, इसको θ3 कंसीडर कर, चलेगा ना। सॉरी, एक काम करेंगे, θ2 और θ3 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हाँ तो वो सही बात है। हाँ ऐसे कर लो, θ1 ये भी तो कौन सा, θ2 θ1 इक्वल हो जाएंगे। क्या लाइट इंटरसेक्ट कर रहा है कदे, θ1 है θ2 है, अच्छा ये दोनों बराबर होंगे, क्या रीजन है इन दोनों के बराबर होने का, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये θ2 तो ये भी θ2 हो जाएगा। अब मैं अगर स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अंदर वाले का साइन, तो अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n, इनटू अंदर वाले का साइन कितना है, θ1 इज इक्वल टू, ये बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, n/3 डिवाइड बाय, सॉरी इनटू अंदर वाले का साइन, साइन कितना, θ2। डाउट तो नहीं है? अच्छा ये अगेन अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू अंदर वाले का, ये एंगल तो वही है। अब यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पे, यहाँ इस मीडियम से इस मीडियम में अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n/3, साइन अंदर वाले का कितना है बेटा, θ2। अंदर वाले का यहाँ से अब यहाँ जा रहे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड का तो यहाँ खत्म हुआ, अब सेकंड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, थर्ड वाले में, लेकिन थर्ड में जाएंगे नहीं, बाउंस बैक हो जाएगा। तो अंदर वाले का साइन, साइन इनटू एंगल कितना है, θ2, साइन θ2,
अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा, एन वाई इज इक्वल टू बाहर वाले का साइन, एंगल कितना डिग्री बेटा 90, क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा एन वाई। मुझे थीटा 1 चाहिए था ना, ये चेक करो जरा, एन वाई 3 साइन थीटा 2 किसके बराबर है, एन 1 एन साइन थीटा 1 के बराबर है। तो ये जो एन वाई 3 साइन थीटा 2 है, इसको जो हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एन साइन थीटा 1, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, कितना हो जाएगा एन वाई 5, एन से एन कैंसिल आउट, उधर भेज दें, रियोम गलत हो गया, साइन इनवर्स 1/5, क्या ऑप्शन है, डी नहीं होगा तेरा भाई, आया समझ, हाँ मुझे पता था आप करेंगे ये, डन। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया, हाँ भाई वाली के, आया समझ नहीं आया, बस जैसे तैसे आ गया, याद कर लूंगी छोड़ो, ऐसा तो नहीं है, हाँ बेटा, अरे आ गया था उसके में, बोर्ड्स में नहीं था, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड्स में नहीं, हाँ गलती से दे दिया, सारी गलती टीचरों से होती है ना बेटा, आगे बढ़े, हाँ ठीक है नेक्स्ट, अरे मैं भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन मतलब, ठीक है नेक्स्ट, क्या बेटा क्वेश्चन, अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ अ प्रिज्म, अरे भाई लकी क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो बेटा क्वेश्चन, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, है ना, एक लाइट इंसिडेंट हुआ है किस एंगल पे बेटा, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा, ऑन अ रिफ्रैक्टिंग फेस ऑफ प्रिज्म एमर्जेस फ्रॉम अदर सरफेस, दूसरे वाले सरफेस से बाहर निकल रहा है, कैसे निकल रहा है बाहर, नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब समझते हो, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, इसका क्या मतलब है, इंसिडेंट भी क्या हुआ होगा, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तो ही परपेंडिकुलरली क्या होगा, और किसी और एंगल पे इंसिडेंट होता तो क्या होता, बेंड हो जाता, ठीक है ना बेटा, डाउट तो नहीं है, इंफॉर्मेशन पहले लिखोगे क्वेश्चन का, आगे, इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 5 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है बेटा 5 डिग्री, है ना, बहुत छोटा एंगल है, एंड द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 1.5, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, आई कितना होगा, अब सुनो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, मतलब ये थीटा निकालना है, थीटा एंगल निकालना है आपको, है ना, ये थीटा ही तो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक काम करते हैं, मैं पहले ही निकालता हूँ, क्या R1 ये था ना, अभी बताओ कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, इमरजेंस क्या था, अगर ये ऐसा मुड़ता तो ये होता ना एंगल ऑफ इमरजेंस, ये तो सीधा है ना, तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना है 0, तो एंगल ऑफ इमरजेंस 0 है तो R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा, R2 होता है कि ये नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे भी है, तो R2 भी कितना है 0, R2 भी कितना बेटा 0, क्या वो नहीं आ रहा भाई, लाइट इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल भी यही है, इमरजेंट रे भी यही है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है 0, आ रहा समझ, अब लाइट इंसिडेंट यहाँ हुआ, नॉर्मल भी यही है, भाई अगर नॉर्मल ऐसा होता तो ये R2 होता ना, नॉर्मल तो वही है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, तो इसका मतलब क्या है, कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो एंगल कितना है R2 0, अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है बेटा R1 प्लस होता है, एंगल कितना बेटा प्रिज्म का 5, R1 प्लस R2 तो 0 ही है, R1 कितना आ गया बेटा 5 डिग्री, R1 आ गया, इसके बाद यहां लगा दो बाहर वाले का साइन इंटू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू अंदर वाले का साइन इंटू बाहर वाले का साइन थीटा 1 साइन थीटा इंटू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा 1 एयर है ना, अंदर वाले का साइन साइन कितना R1 कितना आया
5 डिग्री इंटू बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मतलब अंदर वाले का कितना है 1.5। यहां से काम करेंगे बेटा, थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 साइन 5 डिग्री, और थीटा को साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स। ठीक है, वैल्यू गिवन होगा, इस क्वेश्चन में मैंने दे नहीं रखा, गिवन होगा तो रख देना। वैसे साइन 0.5 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो ये होती है बेटा, कितना डिग्री 0.087 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ तो मल्टीप्लाई करो ना इसको, कितना आएगा, कर लोगे ना सॉल्व। ठीक है, यहाँ से थीटा आ जाएगा आपका। वैसे एग्जाम में वैल्यूज गिवन होंगे, टेंशन मत लेना ना, कोई भी एक ऑप्शन इसका करेक्ट होगा इसमें से। आगे बढ़ूं, हाँ हाँ, घर जाके दोबारा देखूंगा वीडियो को, यहाँ तो कुछ आ नहीं रहा समझ। हाँ ये तो होता है भाई, मेरे साथ भी होता था कि ज्यादा टाइम अगर एक साथ बैठ के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लो तो, नहीं ज्यादा नहीं, अब बस 5-10 मिनट का टाइम है। कितना हो गया, कहाँ तक हो गया हमारा 20? हाँ तो बस 4-5 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। ये मैंने क्लास में करवाया था, तुम लोगों को याद हो तो, ये क्लास में करवाया था। तो सब बोलो हाँ हाँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हाँ ये करवा रखा है, छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, जल्दी ही टाइम हो रहा है, लेट नालायक हो। मैंने ये क्लास में करवा रखा था बेटा, है ना, कर लोगे ना, कर लोगे श्योर। घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है। चलो आगे देखो क्या है बेटा नेक्स्ट, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन मैग्नीफाइंग पावर। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या था बेटा, लो हाँ V0/U0 1 प्लस FE/D था, D/FE था। तो मैग्नीफाइंग पावर हमें क्या करना है, बढ़ाना है। मैग्नीफाइंग पावर कब बढ़ेगा बेटा, सबको किसको हमें दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा इसने बोला है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर बढ़ाया जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं मैंने, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ क्या कर दिया गया बेटा, इंक्रीज कर दिया गया। तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्कोप का। ठीक है, और टेलीस्कोप का क्या था बेटा मैग्निफिकेशन, F0/FE 1 प्लस FE/D था कहीं, यही था, चेक करना बेटा। ठीक है आगे बढ़ूं, अगर फॉर्मूला गलत बताया तुम लोगों ने तोड़ूंगा ऐसा, तुम लोग अगली क्लास में तुम याद रखोगे। तो F0 क्या होगा बेटा, इंक्रीज करने से क्या होगा यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर। माइक्रोस्कोप के केस में क्या बेटा, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, टेलीस्कोप में FE/D गधो। और पिछला क्वेश्चन गलत तो नहीं करवा दिया तुम लोगों ने, FE भाई, हाँ मुझे याद है ना भाई, तुम लोग जो है। अच्छा ठीक है, देखो अभी बताओ, ध्यान ध्यान दो, इसने क्या बोला बेटा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अगर इंक्रीज किया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप का क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अच्छा यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट और लिखवाया था, F0 के टर्म में, चेक करना जरा, U0 F0 के आसपास होगा जब, इमेज कहाँ बनता था, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस के आसपास रखेंगे इमेज कहाँ बनेगा, हाँ L/F0 होगा, ये वाला फॉर्मूला था। ऑब्जेक्ट को जब फोकस के आसपास रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, दूसरे लेंस के एकदम करीब बनता है, तो एक ये फॉर्मूला था। क्योंकि हमें F0 के टर्म में सॉल्व करना है ना, तो आपको F0 के टर्म में दोनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। अब हम क्या बात कर रहे हैं आगे, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज होगा, किसमें, माइक्रोस्कोप में। और टेलीस्कोप में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज। माइक्रोस्कोप में डिक्रीज होगा, माइक्रोस्कोप में डिक्रीज होगा, कहां लिखा है, डी है। अच्छा कौन बोला था डी होगा इसका आंसर डायरेक्ट,
कहते हैं करके लाया था घर से, करके लाया था, फॉर्मूले तक तो याद नहीं है, डी तो है, तुक्का नहीं, मैं छाप के लाया हुआ। छोड़ो इसको, छोड़ो, जाने दो, काम विवाद हो जाएगा अभी, आगे बढ़े। हाँ, तो नेक्स्ट 4 लेंस दे रखे हैं, तो 4 लेंस है बेटा, प्लस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, दूसरा और प्लस 150 सेंटीमीटर, और ये 4 लेंस है हमारे पास। क्या वो घर जाना है, चले आना भी। 27 हो गए, 28 हो गए, हाँ तो बस 3-4 क्वेश्चन और। आपको क्या बनाना बेटा, एक टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप बनाने के लिए 4 लेंस to produce the largest magnification the focal length of the eyepiece। eyepiece का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए बेटा? पहली बात तो eyepiece जो आप लेंस लोगे उसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? eyepiece का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, क्योंकि वो लेंस छोटा होता है ना। कॉन्वेक्स से फोकल लेंथ प्लस का होगा माइनस का होगा? प्लस का होगा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ छोटा कौन सा है? प्लस 15। इसका आंसर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। इसके ना केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन बनते हैं, मैं करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है, बाद में। नेक्स्ट, टू गेट 5 इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अच्छा, प्लेन मिरर का एंगल क्या होना चाहिए बेटा? प्लेन मिरर का एंगल क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ रख दूं और मुझे कितना इमेज मिल जाए बेटा? नंबर ऑफ इमेजेस ऑड है इवन है? ऑड। अगर नंबर ऑफ इमेजेस कैसे हैं बेटा? ऑड आएंगे तो 360 बाय थीटा माइनस 1 रहेगा, ठीक है ना। और अगर नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो क्या होगा बेटा? ये 360 अपॉन थीटा होगा, बस इतना याद रखना है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? ऑड आ रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑड आ रहा है, कितना नंबर ऑफ इमेजेस? 5 है। तो उस केस में जो इमेजेस बनेंगे टोटल, उसका फॉर्मूला क्या होगा एंगल के लिए? 360 अपॉन थीटा माइनस, इस वन को इधर भेज दूं, 6 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा आ गया बेटा। थीटा कितना हो जाएगा? कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म splits into its component colors such that the red color emerges near to the base of the prism। व्हाइट लाइट जब पास होता है तो क्या रेड कलर बेस पे आता है? नहीं, रेड कलर कहां आता है? ऊपर आता है। असुसन क्या हो गया भाई? जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होता है 7 कलरों में तो रेड टॉप पे होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। असुसन हो गया फॉल्स। रीजन क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर। भाई ऊपर तो रेड ही आएगा और नीचे क्या आएगा? तो रेड का वेवलेंथ क्या होगा और वायलेट का क्या होगा? अच्छा, उसमें वायलेट नहीं, बाकी सबका बोला है। मोर देन अदर कंपोनेंट्स एंड हेंस द रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट। आपको पता है कि अगर कोई कम डेविएट कर रहा है इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। ये क्या हो गया? तो असुसन हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन क्या हो गया? ट्रू हो गया। देखो 1 मिनट में खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम और एयर। व्हाइट लाइट कितने कलरों से मिलकर बना हुआ है और सभी सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, अलग अलग स्पीड से कर रहे हैं? वैक्यूम में सेम स्पीड से करते हैं। वैक्यूम में क्या करते हैं बेटा? सभी लाइट सेम स्पीड में ट्रेवल करते हैं। तो ट्रू है ना ये? तो डाउट तो नहीं है। लेकिन बट दे हैव डिफरेंट स्पीड्स इन अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बाकी जब दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो क्या होगा? जैसे प्रिज्म में चला गया तो यहाँ सबकी स्पीड क्या हो जाएगी? क्यों होगा सबकी स्पीड अलग अलग? क्योंकि सबका वेवलेंथ क्या हो जाता है बेटा? अलग अलग हो जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है किससे बेटा? वेवलेंथ से। जब मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज होने से क्या हो रहा है? वेवलेंथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब देखो रीजन क्या है? ये तो ट्रू हो गया, ये तो हो गया ट्रू। रीजन क्या है? v जो है वो क्या होता है? c/n। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होगा तो
वेवलेंथ जब चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सभी की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज होगी उस मीडियम के अंदर। कोई डाउट तो नहीं है? तो इसने बोला है कि फॉर डिफरेंट कलर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज डिफरेंट वैल्यूज। ऑब्वियस है, सभी कलर के लिए लैम्डा अलग होगा तो एन भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो इससे सबका वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दोनों ही ट्रू हैं और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको, असर्शन को। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कोई डाउट है? लास्ट, अब लास्ट है ना ये, तेरा उतर गया सबका। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर रेड कलर इज स्मॉलर देन इट्स फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। फोकल लेंथ ऑफ रेड स्मॉलर है फोकल लेंथ ऑफ वायलेट से, ये बोला गया आपसे, है क्या? ऐसा है? फोकल लेंथ ऑफ रेड जो है, क्योंकि आपसे बोला गया कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दो लेंस है बेटा, एक मान लेते हैं रेड कलर का लेंस है और एक है कौन सा, वायलेट। दो अलग अलग कलर के लेंस है, फोकल लेंथ ज्यादा किसका होगा कम किसका होगा? इसने बोला है कि फोकल लेंथ वायलेट का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रू है क्या, फॉल्स है? क्यों है फॉल्स? एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। और वायलेट का वेवलेंथ क्या है बेटा, सॉरी कम होता है, जिसके वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट ज्यादा होगा किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड से। अब कोई डाउट तो नहीं है? अब फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्या है, एन माइनस, ये 2 अपॉन आर लिख दो इसको थोड़ी देर के लिए, रेसिप्रोकल करेंगे तो एफ कितना आ जाएगा, आर अपॉन 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का ज्यादा है तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होना चाहिए उसका, कम होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है बेटा, वायलेट का, तो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए इसका, कम होना चाहिए। किससे, रेड का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसने क्या बोला था, उल्टा बोल दिया है, वायलेट का इसने ज्यादा बोल दिया है। ऑसिलेशन क्या हो गया, रीजन क्या है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्या, नहीं, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना, है ना समझ? ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो ऑसिलेशन भी फॉल्स है, रीजन भी फॉल्स। डाउट तो नहीं है? बस इतना ही था।